बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास, स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसका टॉपिक है पैगाम फ़ख्र वतन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा ख़ासकर प्रोग्राम जो एम्प्लॉयमेंट के ही सिलसिले से जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और कामयाबी भी ऐसी हो कि जब तक इस दुनिया में रहें लोग आपको इज़्ज़त से सलाम करते रहें और लोग कहें कि वाह क्या शख्सियत है, और जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपको याद करें। इस तरीक़े से हमें बनना है। हमने इन एपिसोड्स में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से भी कराई है वो बहुत ही कहीं से भी मोहताज तारुफ़ नहीं है, सब बाकमाल शख्सियतें रही हैं। उन्हीं में से एक मोती आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जनाब कमर अहमद साहब, जो फॉर्मर IPS रहे और आपकी जो खिदमात ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए जो पुलिस प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं वो सबकी आंखों के सामने है। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का। सर शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? वो फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर, पिछले एपिसोड में करीब 3-4 साल हो गए आपसे मुलाकात हुई थी जी। फ़ख्र वतन में ही, तो अब हमने पैगाम फ़ख्र वतन रख दिया इस टॉपिक का नाम। बहुत तो इसमें सर हम सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे कि देखिए, आप एक बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी शख्सियत हैं और आप लोगों की दिलों की धड़कन है। शुक्रिया। और लोग सीखते हैं अपने सीनियर से, लेकिन एक ऐसा सीनियर हो जो बाकमाल हो, जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी हो कि जो इम्पैक्ट करती हो हर बात के लिए। तो वो कहते हैं हाउ टू सक्सेस, हाउ टू अचीव द गोल्स, है ना, कि एम्बिशंस या एम्बिशन की बात आती है तो उसमें आपको हम यहाँ देखते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये प्रोटोकॉल है हमारे चैनल का, ये हमारे नाजरीन को दे। मेरा नाम तो आप बता ही चुके हैं, कमर अहमद मेरा नाम है। आप मेरा से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा आबाई वतन तो है जानसठ जी, एक कस्बा है, मशहूर कस्बा है मुजफ्फरनगर ज़िले में। जी, जानसठ मशहूर है सैयद ब्रदर्स के लिए। सैयद ब्रदर्स जो किंग मेकर हुआ करते थे मुग़ल पीरियड में। वाह। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो फर्रुख शायर के टाइम पर वो लोग देवर द किंग मेकर्स। तो वो हमारे अच्छा जी बिल्कुल, हम लोग अगर कहें रिश्तेदार भी होंगे दूर के तो मालूम नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पूरी नहीं मिलती है, काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, कुछ मिलती है जाकर। बहरहाल वो तो मेरा आबाई वतन था जी। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक़ है, मेरे वालिद चूँकि सर्विस में थे, हम लोग घूमते रहते थे तो कहीं कहीं पर होती रही, लेकिन बाद में हम लोग आके मेरठ में सेटल हो गए। और मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट BSc और MSc फिज़िक्स में मेरठ से किया, और वहीं से करने के बाद मैं चला गया लखनऊ शिया डिग्री कॉलेज में। मैंने फ़िज़िक्स में लेक्चरर हो गया और मैं 2 साल वहाँ पर पढ़ाया। उसके साथ ही साथ मुझे जुनून हो गया कि मुझे टीचिंग में नहीं रहना है। इसलिए नहीं कि टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन कुछ अंदर से ऐसी ख्वाहिशात थी कि नहीं, मुझे दूसरी सर्विसेज में जाना है। और मैंने वहाँ से फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। और जमा कब की बात कर रहा हूँ मैं, 71-72 की बात कर रहा हूँ। आज के हालात तो 71-72 के हालात बहुत अलग थे। हमने कोई कोचिंग नहीं ली कहीं पर, न कोई गाइडेंस थी। हाँ, जो अपने सीनियर कॉलेज के थे उनसे ही थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती थी, और ख़ुद ही हम लोग पढ़ाई करते थे। एग्ज़ाम दिया, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पास हो गए, और पास होकर फिर मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। ये तो मेरा बड़ा मुख्तसर रहा। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में आया और 2010 में मैं वहाँ से रिटायर हो गया, और मैं स्पेशल कमिश्नर के रैंक से रिटायर हुआ हूँ। और मुख्तलिफ शोबात में मैं पोस्टिंग रही है दिल्ली में और दिल्ली से बाहर। मैं दिल्ली से बाहर लक्षद्वीप आइलैंड्स, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग कर चुका हूँ, दिल्ली के अलावा। सर, अब हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, जिस तरीके से आपने मेहनत की और बहुत मेहनत की, क्योंकि आज तो देखा जाए इंटरनेट का दौर है, वो दौर में हम जी रहे हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रहा है। यानी जो आज दुनिया देख रही है कि कहीं अगर बम विस्फोट होता है तो उसका रिमोट कहीं और होता है। जी। तो ये टेक्नोलॉजी पे आज हम लोग बैठे हुए। तो आप लोगों ने जो जिस वक्त एजुकेशन हासिल की थी उस वक्त तो कुछ नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने एक ऐसी
स्टेज पर आए जो बाकमाल रही और आज भी माशाल्लाह से देखने को मिल रहा है। अगर हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करें कि चाहे यूपीएससी हो और स्टेट पीएससी की थ्रू अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफिकेशंस या डिपार्टमेंट्स और जॉब्स कैटेगरीज की डिटेल्स के बारे में जानना चाहे तो वो क्या है, और साथ ही साथ और इनका करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, ये हमारे खासकर जी तो यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है हर साल होता है जी, और उसमें वैकेंसीज करीब 1000 के आसपास होती हैं जी। ये सारी वैकेंसीज सारी स्टेट से इकट्ठी होने के बाद डिफरेंट सर्विसेज में होती हैं, तो ऑन एवरेज जो है 1000 के आसपास ये वैकेंसी रहती है। अच्छा, जो लोग ग्रेजुएट हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जी सीएससी के लिए जी ग्रेजुएशन है जी, आपकी उम्र 21 से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कैटेगरी जैसे SC ST OBC हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन भी होता है और अटैम्प्ट के 6 अटैम्प्ट मिलते हैं जी। इसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम है फाइनल आपको सिलेक्शन के लिए जी। सबसे पहले मंजिल होती है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट जो आता है वैकेंसीज का ये फरवरी मार्च के करीब महीने में आता है। और जो प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम होते हैं जाके मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में। अच्छा, जैसे इस साल शायद 16 जून को हुए थे, ये साल तो निकल गया जी। आप तो निकल ही गया है तो होते हैं। और उसके बाद जो उस पर और आ गया बाद में आएंगे जी। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2। ओके, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, वो क्वालिफाइंग होता है, आपकी मेरिट जो बनती है प्रीलिम में उसके मार्क्स के बेस पे बनती है। ओके, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 होता है उसे सी सेट भी बोलते हैं, सीएस कंसेप्ट है। उसमें जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। इन सारे पॉइंट्स पे जज करने के लिए पेपर 2 है और वो उसमें मेरिट में वो शामिल नहीं होता, वो क्वालिफाइंग है। उसमें अगर आपके 33% मार्क्स भी आते हैं तो आपने वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। तो जो लोग प्रीलिम को क्वालिफाई करते हैं फिर उनको दोबारा मेंस में बैठना होता है। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो होता है सितंबर एंड या अक्टूबर के आसपास कहीं होता है। इसमें 9 पेपर होते हैं। ओके, ये बड़ा चेंज है पहले के और अब के CSC एग्जामिनेशंस में। हम लोगों के वक्त में तो वही मैंने बोला था कि आप जी कम हुआ करते थे, अब तो बहुत पेपर है। अच्छा, 9 पेपर में एक ऐसे है जी, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर फिर है और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं अपने BA MA तक करने के वक्त में जो सब्जेक्ट लिए हैं वो है, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये आपका वो होता है। अब आपका जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया उन लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, जो करीब फरवरी या मार्च के महीने में अगले साल कॉल आती हैं और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होता है और फाइनल रिजल्ट निकलता है जब जाके मई में CSC का रिजल्ट। उसके बाद ट्रेनिंग के सिलसिले वगैरह होते हैं, मेडिकल वगैरह और सिलसिले वो बाकी होते हैं। अब आप सवाल ये है कि तैयारी कैसे की जाए। ये बहुत अच्छी बात है, कम टू द पॉइंट। हाँ, वही इम्पोर्टेंट है। हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है, आपको मालूम है कि एलिबेट ट्रस्ट ने भी कुछ लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया था। मैं ये कहूँगा पूरा सपोर्ट किया था उनको फाइनेंशियली, कि उनको यहाँ पर एकोमोडेशन भी दी, उनको यहाँ पर कोचिंग का इंतज़ाम भी किया और गाइडेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि लोग जो सिलेबस है उसको पढ़ लेना ही समझते हैं कि हमने तैयारी कर ली, बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसा नहीं, एक सिलेबस को पढ़ के कर लेना, कोई आपको एग्ज़ाम पास नहीं करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जी। आप सब बराबर आपके इक्वल लोग हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। यू हैव टू उनमें से आपको शाइन करना है, उनमें से निकल के आना है। यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग्स इक्वल्स। राइट। तो उसकी तैयारी जो है उसी अंदाज से करनी चाहिए और इसमें अगर परसिवरेंस और डेडिकेशन के साथ लगा जाए
तो मैं नहीं समझता कि नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का ये सीएससी एग्ज़ाम को कहा जाता है इट इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जी। और क्योंकि इसमें आपकी एक इंसान की सारी एबिलिटीज़ करीब करीब टेस्ट हो जाती हैं, तो ये बड़ा टफ एग्ज़ाम माना जाता है जी। और लड़के, ऐसा नहीं कि लड़के क्वालिफाई नहीं करते, आफ्टर ऑल सुपर ह्यूमन बीइंग थोड़ी आगे क्वालिफाई करते हैं या सुपरमैन थोड़ी क्वालिफाई करते हैं। आम गांव के लोग भी आते हैं, शहरों के लोग भी आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग भी आते हैं, प्राइमरी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए बच्चे भी आते हैं, तो सर्विस है में जिनके पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। तो ये आपको एक बिल्कुल डेडिकेटेड होकर रखना है जी। और कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई, देखिए, कोई गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन आपको हर एग्ज़ाम ऐसे देना है कि मुझे इस साल इसको क्वालिफाई करना ही है और उसके लिए जो मुमकिन है मैं करूँगा। अगर आप में वो परसिवियरेंस है, आप में वो डेडिकेशन है, आप में वो कमिटमेंट है जी, तो आजकल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है जी। सारे रिसोर्सेज मुहैया हैं और ये जो लैपटॉप आप लिए घूमते हैं, मोबाइल, इस पे अवेलेबल है जी। टोटल इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो आपको चाहिए वो इस पे अवेलेबल है। अब आपको उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में ग्रैस्प करना है और करेक्ट पर्सपेक्टिव में करना है। फिर दूसरा क्या होता है कि आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, सब हो गया, उसके बाद एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम का टाइम लिमिटेड है, आपको एग्ज़ाम में आंसर करने हैं और आंसर भी उतने करने हैं जितने ज़रूरत है, तो उसकी प्रैक्टिस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस में इम्प्रूव आवर नॉलेज, हाँ, ये भी आप इम्प्रूव करेंगे। जैसे अब आपने कहा कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, देखिए मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर मैं खुद पढ़ सकता हूँ तो काफ़ी है, लेकिन जैसा आजकल का ट्रेंड चला रहा है जी, प्रीलिम्स के लिए जी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए लोग ट्रेनिंग कोचिंग लेते हैं, अब वो मुफीद साबित होती है जी। अब इसी में एक सवाल अगर जहन में आए कि सिविल सर्विसेज के लिए खासकर अगर यूपीएससी में कोचिंग और स्टूडेंट्स की गाइडेंस की बात आए तो वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी सक्सीड या सक्सेस को कैसे इन्हांस कर सकती है? क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे कायदे के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मेरा पर्सनल नज़रिया है, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बड़ी पॉइंटेड टू द पॉइंट और सब्जेक्ट से रिलेवेंट जी तो कोचिंग देते हैं जी जी, जो आमतौर पे आप खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोचिंग एक बार लेना ज़रूरी है जिससे कि आपको पूरा एम्बिट होराइजन पता लग जाए स्टडीज़ का और आपको पता लग जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस करना है। चूँकि वहाँ पर टेस्ट होते रहते हैं जी, वो आपकी बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रहते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं जी। क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद फिर आपको करेक्ट भी करते हैं कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की या ठीक से नहीं अटैम्प्ट किया या और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जी। सर, अब रहा नहीं, आपका भी सवाल शायद पूरा नहीं हुआ जी जी जी। हाँ, तो इसमें सर्विस प्रोग्रेशन यहीं से शुरू हो जाती है जी। अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस करते हैं तो आप ASP अपॉइंट होंगे, और अगर आप IAS ज्वाइन करते हैं तो आप SDM शुरू करेंगे और फिर टाइम बाउंड प्रमोशंस आते रहते हैं जी। बीच में कोई अगर किसी के साथ कोई हादसा ऐसा गुजर जाए बात दूसरी है, वरना नॉर्मल प्रोग्रेशन सर्विस में चलता रहता है और आप IAS में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पुलिस सर्विसेज में आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल पे पहुंच के आप रिटायर होते हैं। हाँ, सर्विस आप ज्वाइन करते हैं 56,000 आपको इनिशियली मिलते हैं। अच्छा, एज ए प्रोबेशनर, चाहे आप पुलिस सर्विस में हो थोड़ा कम है, लेकिन IAS में हो तो 56,000 के आसपास आपको इमोल्यूमेंट्स या रेम्यूनरेशन या तनख्वाह आपकी इससे शुरू होती है और जो उस ज़माने में आखिरी स्केल हो वहाँ तक वो चली जाती है जी। लेकिन ये जो दोनों सर्विसेज हैं इसमें लोगों को आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा। अच्छा सर, इसमें एक ये भी हमारी समझ में आती है, जो प्राइवेट कोचिंग होती है, प्राइवेट या इंस्टीट्यूशंस जितने बने हुए हैं, अगर कोई सर्विस गवर्नमेंट के लिए
गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है, जैसे सिविल सर्विसेज की बात हो, तो गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो कोचिंग शुरू की जाए या नहीं है ना, institutions शुरू की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, एडेड जी, है। जी जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, जी वहाँ पर कोचिंग सेंटर है। जी एएमयू में कोचिंग सेंटर है। जी हमदर्द जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जी उसमें कोचिंग सेंटर है। जी। और मुख्तलिफ शहरों में भी इंस्टीट्यूट है। ये बात सर मैंने इसलिए कही, बहुत से लोग ये पलड़ा अपना कहते नहीं, झाड़ लेना, जाना नहीं उस तरह। प्राइवेट में बड़ी फीस ली जाती है, बड़ा पैसा देना पड़ता है, यानी चीज़ों को मुश्किल करना लगता है। नहीं, सपोर्ट भी मिलती है जी। आजकल। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बच्चों को जी सपोर्ट कर रही हैं फाइनेंशियली कि वो तैयारी कर सकें। एक पेड़ लगाना है, जी उस पेड़ के लगाने के लिए सारी मेहनतें करनी है। अगर वो पेड़ खड़ा हो गया, जी। आ गया, जम गया, जी तो उसमें लोग आराम भी करेंगे, उसमें शेडो में भी बैठेंगे, शेल्टर भी लेंगे। यस, अगर फ्रूट बेयरिंग है तो फ्रूट भी लेंगे, फ्रूट भी लेंगे। और एनवायरनमेंट को भी सही करेगा, सही बात। सपोर्ट भी करेगा। जी। तो एक मजबूत पेड़ लगाने की जरूरत है। अच्छा सर, सेंट्रल या फिर स्टेट पुलिस या फिर पैरामिलिट्री में जाने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी है? एक बात मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ जी। कि आजकल जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1, जी जिसमें ये 24 सर्विस आती हैं। जी 3 तो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जी उसके अलावा और सर्विसेज हैं जी जो सेंट्रल सर्विसेज कहलाती हैं, जिसमें रेवेन्यू की है, जी कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, ओके। पोस्टल है, ओके। ऑडिट एंड अकाउंट्स है, रेलवे की सर्विसेज है। ये सब सेंट्रल सर्विसेज आती ओके। हैं। ओके और 3-4 सर्विसेज हैं जो ग्रुप बी सर्विसेज कहलाती हैं। ओके तो करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम होता है। ओके और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जी अगर कोई कैंडिडेट स्टूडेंट उसकी तैयारी कर लेता है, जी तो वो और एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं जी उनके लिए भी वो साथ के साथ तैयारी कर रहा है। जी आज जो स्टेट सर्विसेज के लिए, जी चाहे वो पुलिस सर्विस हो और चाहे सिविल सर्विस हो, जी। जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जी। उनका तरीका और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। जी और उनके सिलेबस भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जी तो इसकी तैयारी उनको वहाँ पर भी हेल्प करती है। जी अब इसके बाद देखिए ना, आप यूपीएससी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती जी। है ना। पहले जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती थी, जिन्हें जी। कहते हैं CAPF, जी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF, जी 7 है टोटल इंडिया में। अच्छा अगर आप कहें तो नाम गिनाऊं उनके में। जी, गिना दीजिए। हाँ, एक तो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ओके जो स्पेशली ट्रेंड है फॉर डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज ओके और रिलेटेड मैटर्स। ओके एक दूसरी है ITBP, ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ओके जो चाइना पर रहती है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज पे नजर रखती है और वहाँ पर काम करती है। चाइना बॉर्डर पे रहती जो हमारा इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ है, उसके साथ अच्छा उसके साथ अच्छा लगी हुई है। एक है असम राइफल्स, ओके जो मिक्स्ड है सिविलियन और आर्मी के साथ, ओके क्योंकि काफ़ी उसमें ऑफिसर्स आर्मी के होते हैं, जो नॉर्दर्न ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स है इंसर्जेंसी की, अच्छा। उसको डील करने के काम आते हैं, ओह। उसमें काम करते हैं। देन एक आती है SSB, सशस्त्र सेवा बल। सेवा बल, सशस्त्र सेवा बल। हाँ, जी तो वो, या चलिए SSB कहते हैं उसको बहरहाल। अच्छा ये लगी हुई है हमारी यहाँ भूटान और नेपाल बॉर्डर्स पर। ये भी वही क्रॉस बॉर्डर जितनी जी। प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेररिज्म की है, चाहे जी। वो ड्रग्स की है, या ट्रैफिकिंग की है, या और लॉ एंड ऑर्डर की है, या इनकर्जन्स हैं, उन सबको डील करते हैं। उसके बाद आती है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अच्छा जो स्टेट पुलिस को हेल्प करती है। ओके हर जगह लगी हुई है, आपने देखा होगा जी, जी, CRPF लगी जी, हुई जी, है। जी, जी। गार्ड ड्यूटीज़ हैं, पर्सनल सिक्योरिटी है, कई मामले हैं उनके। अच्छा। देन आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके जो मेनली पाकिस्तान बॉर्डर के साथ अच्छा लगी हुई है। वहाँ पर वही काम जो मैंने आपको बताया, जी जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम्म ड्रग्स की सप्लाई है, ट्रैफिकिंग है, हम्म, इनकर्जन्स हैं, जी या अनऑथराइज पैसेज है, उन सब चीज़ों को वहाँ पर
ओके रोकते हैं। तो ये 7 फोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ। एक और इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है, वो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इंडस्ट्रीज में लगी हुई है, आपने देखा होगा, एयरपोर्ट्स पे लगी हुई है आप, और जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर ये CISF लगी हुई है। तो इनका भी आप पहले मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हर पुलिस फोर्स का अपना अपना रिक्रूटमेंट होता था असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का जी, लेकिन अब यूपीएससी के जरिए होता है कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर CAPF फोर्सेस, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के लिए एग्जाम होता है। उसमें एज है 21 से 25 साल और फिजिकल आपका होना चाहिए, 165 हाइट होनी चाहिए, 81 आपकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए और 56-57 kg के आसपास आपका वेट होना चाहिए। औरतों के लिए, फीमेल्स के भी हैं इसमें इस लेवल पर, अच्छा, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है, जैसे हाइट 157 सेंटीमीटर है। इसके बाद इनके टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट, रेस, अच्छा, उसके बाद पुट थ्रो करना और उसके बाद लॉन्ग जंप। तो इनको भी सिस्टमेटिकली जी पहले हर कोर्स करना होता है। पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो मैंने आपको बताया, जो एक एक पास करते चले जाइए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। उसके बाद इनका रिटन टेस्ट होता है जी, जिसमें 2 ही पेपर होते हैं, और वो एक होता है जनरल स्टडीज़ का जी, और जिसमें ये है, और दूसरे में जैसे उसका पैटर्न है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उससे मिलता जुलता ही पैटर्न उसका है। उसमें भी जनरल स्टडीज, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं। अच्छा। जो उसको क्वालिफाई करेगा फिर वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो पहले ये सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने आपको उल्टा बता दी जी। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ओके, जो क्वालिफाई करेंगे फिर उनका मेजरमेंट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे फिर वो अपना उसमें जो उनका एंड्योरेंस टेस्ट है जो जी, मैंने आपको बताया वो होगा, और उसके बाद आगे इंटरव्यू वगैरह करते हुए पूरे उनका सिलेक्शन होता है। और मेरिट के हिसाब से ये किस सर्विस में जाएंगे ये उनकी मेरिट पर डिपेंड है। जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भी हर साल ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जिसमें कई सर्विसेज आती हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और ASO लेवल के जो सेक्रेटरीट में काम करते हैं वो है, वो भी आते हैं। तो उनके यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के कोर्सेज हैं। अच्छा, तो एक तैयारी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी है, इसकी तैयारी के बेस पे आप के लिए कंपटीशन का एरिया पूरा खुल जाता है जी। तो या तो आप नीचे से तैयारी करके ऊपर बढ़ें, या ऊपर की तैयारी करके नीचे के जितने भी अटैम्प्ट हैं, चाहे उसमें कंबाइंड ये CAPF का एग्जामिनेशन है या ग्रेजुएट लेवल का SSC एग्ज़ाम करती है वो है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो है ही जी। मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आज के ज़माने में सिविल गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जी, ये तो हमने एक पर्टिकुलर सर्विस की बात की है, टेक्निकल सर्विसेज अलग हैं, मेडिकल सर्विसेज अलग हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग हैं। वो लोग जिस फील्ड के हैं वो अपनी अपनी तैयारी वहाँ पर करते हैं। एग्ज़ाम तो सिमिलर लेस और मोर वही होता है, उसकी तैयारी करते रहें। जो लोग ऑफ कोर्स किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हुए हैं, चाहे आप मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, कॉमर्स से हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो आप ले ही सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, IIT के लोग आते हैं, MBBS के लोग सर्विसेज में हैं, ओके, तो ये तो खुला ही हुआ है। लेकिन जो अब इंजीनियर्स के लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है जी, वो है। उसके अलावा मैं ये सजेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि जो लॉ है आज की तारीख में जी, वो एक बहुत बड़ा एरिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। अच्छा, और एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है सोसाइटी में, और आज सोसाइटी को अच्छे लॉयर्स की जो रीजनेबली प्राइस अवेलेबल है उनकी बहुत जरूरत है। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े बड़े आजकल गलती से अगर एक वकील कर लिया तो पूरे कपड़े तक बेचना पड़ जाए। तो मैंने कहा नहीं, अब उसमें भी मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं नहीं, ऐसा फ्लीसिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए जी।
मतलब ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो सर्विस है, सर्विस है, और सर्विस सोसाइटी को देनी चाहिए जी। तो इस फील्ड में कम लोग जाते हैं। या पहले के ज़माने में सोचा जाता था कि लॉ में वही जाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सर। आज की तारीख वो बात नहीं है जी। जब से नेशनल लॉ कॉलेजेस वगैरह बने हैं जी। तब से जो क्रीम है वो लोग इसमें जा रहे हैं, इस प्रोफेशन में जा रहे हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लड़के समझते हैं कि उनके लिए ठीक है लॉ की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें भी आगे चलकर जुडिशरी का पूरा रास्ता खुल जाता है। सर जैसे देखा जाए लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जब तक कि हमारे अंदर लगन नहीं होगी, मुस्तहकम मिजाज नहीं होगा, तब तक हम चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, किताबी कीड़ा बनना और है, समाजी मालूमात होना और है, और किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उस पर अमल करना बहुत अलग चीज़ है। जैसे आपने कहा अभी कि सिविल सर्विसेज हो, या अभी आपने 7 कैटेगरीज के नाम लिए और बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन सक्सेस कितने लोग होते हैं सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये। अभी आपने वकीलों के बारे में बताया, ये एडवोकेट या लॉयर के बारे में। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो जाम लगा होता है वकीलों का। तो मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे एक वकील साहब को ढूंढना है, तो कुछ हैं लोग ऐसे कहते हैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक बार में क्यों नहीं कह देते इनको कर लो। तो जो कैपेबिलिटी है एक इंसान के अंदर, वो कैसे वो हम समझें कि जो है ये कामयाब है। खुद हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हमने अगर पढ़ाई की है, मेहनत की, तो हम उस मंजिल तक तो पहुँचे सिर्फ काला कोट पहन लेने से, या हम टाई लगा लेने से, या बहुत सारी चीज़ें। सर मैं सार्कास्टिकली ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोल दी मैंने। इस पर डॉक्टर्स का भी यही बहुत बुरा हाल है। क्लिनिक सैकड़ों खुले हुए हैं, सैकड़ों क्लिनिक, सिर्फ वो आपके दवा का इंजेक्शन नहीं, पैसे का इंजेक्शन लगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तो हम कैसे ये समझें कि जो है एक्सीलेंस कहाँ है, और जो हमको जहाँ तक पहुँचना चाहिए हम कैसे पहुँचें? बात यह है कि देखिए साहब, आज के ज़माने में जी कोई डिग्री हासिल करना बड़ी चीज़ नहीं, यही बात है। आज का ज़माना आपका कंपटीशन का ज़माना है। जी। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको यू हैव टू बी द बेस्ट। यस। और बेस्ट आप जब भी होंगे जब आपकी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, ग्रास रूट नॉलेज, बेशक, और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो जब तक कि आपकी नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में पूरी नहीं होगी, अल्टीमेट नहीं होगी, तब तक आप कामयाब नहीं हैं। आपके पास कोई भी डिग्री समझ लीजिए है, तो एक कामयाब ज़िंदगी के लिए पूरी नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट की, उस एरिया की, उस सर्विस की होना बहुत ज़रूरी है। बेशक, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपने माशाल्लाह से पिछली बार की तरह इस बार भी दिल खुश कर दिया। और आप अपने आप में खुद इंस्टीट्यूशन है, सच है ये बात। क्योंकि जो कोचिंग में नहीं मिल सकता, बड़े बड़े लोग जो आज कोचिंग कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, उनको अगर मैं व्यूवर्स, खासकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं चैनल में, जो पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है इस एपिसोड को हम लोग टेलीकास्ट करने के बाद यूट्यूब के ऊपर भी डाउनलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। आप लोग उससे भी डाउनलोड करके या रोक के चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो सर ने बातें बताई हमको भी नहीं मालूम थी कि ये इतनी ज़्यादा मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इतनी फोर्सेस होती हैं। हमको तो यही मालूम है एक बॉर्डर की फोर्स है, एक हमारी जो हम लोग सामने देखते हैं स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, बाकी तो मालूम नहीं थी। तो सर हम चाहेंगे एक प्यारा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को, खासकर जो इस लाइन में जा रहे हैं या और दूसरी भी किसी लाइन में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक प्यारा सा मैसेज दें। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन। जी। किसी भी समाज, किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 चीज़ें हैं, वो हैं एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। यस। और एजुकेशन के लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। आज की समाज की तरक्की बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकती। एजुकेशन के अलावा लड़कों को, जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग हैं हमारे समाज में, उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। कोई गोल सेटिंग होनी चाहिए, और ये गोल सेटिंग जो है स्टूडेंट लाइफ के अर्ली स्टेज पर हो जानी चाहिए। अगर गोल सेटिंग हो जाती है तो ये आगे ज़िंदगी में चल के आपको कामयाबी दिलवाने में बहुत मदद करेगी। आप पहले से तय करें कि देखिए एक रोल, मैं छोटी सी बात बीच में कह दूँ, एक रोल लोग कहते हैं कि किस्मत का है।
सिर्फ मेहनत ही नहीं है, इंसान की किस्मत का भी हो सकता है हो, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कमी न करें। और आपका जो गोल सेटिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो सर्विसेज में है, चाहे वो आईटी सेक्टर में है, उसको अचीव करने के लिए आप पूरे परसिवरेंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करें। इंशाल्लाह वो कामयाबी होगी। ये महसूस न करें कि इसी स्टेज पर कि भाई हम कैसे आएंगे, हमारा क्या होगा। हम सब लोग बड़े हम्बल फैमिली के लोग हैं, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन मेहनत थी, विजन था और गाइडेंस थी, तो हम लोग किसी लेवल पे पहुंच पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी इसी तरीके से कामयाब होंगे और ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। शुक्रिया। एक बहुत अच्छी बात है कि जब जागे तब सवेरा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देर हो गई, सवेर हो गई या हम ये चीज़ नहीं कर पाए। हम जब रात में सोते हैं, सुबह एहसास होता है कि सुबह हुई तब मेरी आँख खुलती। इसलिए मिसाल दी जाती है कि जब जागे तब सवेरा। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ख़ासकर मेरा ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं जो मोबाइल में दिन दिन भर लगे रहते हैं, इससे अच्छा ये है कि पैगाम फ़ख्र वतन देखिए और इसमें जो एपिसोड्स हैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। इन एपिसोड्स के अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मोबाइल के अंदर मौजूद ये है। और सर, मोबाइल आज की डेट में जिस तरीके से हम गलत यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका हम सही यूज़ कर लेंगे तो हम इस दुनिया में इतना कामयाब होंगे कि डंका बजेगा आखिरत में हमारा। क्योंकि सही इंसान वही है जो पहले दुनिया में अपनी सीरत को संवार ले, बाद में वहाँ की बात करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सारे जहां से अच्छा हिंदू